स्टूडेंट, वेलकम टू एलएन। स्वागत है आपका तेजस मार्क 2 सीरीज में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें एडवांस लेवल पे डिफरेंट चैप्टर्स का एनालिसिस देख रहे हैं आप, पीवाईक्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। तो इसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर मैट्रिक्स, और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में इसको हम करेंगे क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर रहता है, एडवांस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छे खासे लेवल से इसमें क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो एक बार हम परसेंटेज एनालिसिस, ये जो है एनालिसिस देख लेते हैं कि किस तरह से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख सकते हो बेटा 2012 से और 23 का हमने एक ब्रीफ एनालिसिस किया है। यहाँ पे 12 में 2 क्वेश्चन, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 2 और 2। आपको लग रहा होगा सर ये 13 में और ये 15 में तो बहुत नाइंसाफी एक एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैट्रिक्स के क्वेश्चन मिक्स होकर आते हैं डिटर्मिनेंट से, और कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह का मिक्सिंग होके भी आते हैं। इस कारण से वो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में देखोगे। बाकी डेटा ये कहता है कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स में पूछे ही पूछे आते हैं, इधर प्योर मैट्रिक्स के या फिर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट के साथ कॉम्बिनेशन होता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह के साथ मिक्सिंग होकर क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन के साथ भी मिक्सिंग होकर क्वेश्चन इसके आते हैं। तो ओवरऑल यदि हम 12 से और 23 की बात करेंगे, लगभग 12 सालों में बेटा, तो लगभग 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगेन आई एम सेइंग कि आई एम नॉट इन्वॉल्विंग दोस क्वेश्चंस व्हिच आर इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिटरमिनेंट प्योरली, राइट। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको लोअर लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। मैट्रिक्स के अंदर जिस तरह के सवाल पूछेंगे सारे सवालों का हम जो है यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, डिटेल में उनको समझेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो इसमें पहला सवाल आपका आ जाता है, देखिए बेटा पहला सवाल क्या है। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है M, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इक्वल टू M टू द पावर 2022। M टू द पावर 2022 हमें निकालना है और M जो मैट्रिक्स है वो हमें दे रखी है। तो इसका तरीका क्या है आप जानते हो, आप ऑलरेडी स्टेप के सवाल मेंस एडवांस में कर चुके हो। कैसे सवाल हैं ये, कोई मैट्रिक्स दी जाती है, उसकी पावर हमें निकालनी है मल्टीपल, तो पहले स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, 4 निकालते हैं, फिर कोई पैटर्न बनता है उसको नोट करते हैं, जनरलाइज करके हम जो भी पावर पूछेगी उसका वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एम स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे एम तो हमें दे रखा है, एम स्क्वायर लिखते हैं बेटा। तो एम स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 बार, मतलब इसी चीज का, एक तो 5/2 है, 3/2, फिर है -3/2, फिर है -1/2। ठीक हुई बात। इसका मल्टीप्लाई होगा बेटा किसी से, इसी से ही मल्टीप्लाई होगा, 5/2, 3/2, -3/2 और -1/2। ठीक हुई बात। तो कैसे करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, आप सभी को पता है। ये फर्स्ट वाली रो का पहले फर्स्ट वाले कॉलम से होगा, तो 25/4 -9/4 मतलब कितना हो जाएगा, 16/4 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, इस वाले का सेकंड वाले कॉलम से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5/2 × 3/2 15/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3/4, 15 - 3 मतलब 12/4, मतलब कि कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। सिमिलरली -3/2 -1/2, ये सेकंड जो रो है इसका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, -15/4 + 3/4, तो -15 + 3 मतलब -12/4, -3 आ जाएगा। और लास्ट में देखिए ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम से होगा मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा, -9/4, और यहाँ पे आ जाएगा +1/4, तो -8/4 मतलब कि -2 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया बेटा, एम स्क्वायर आ गया। अब देखना एम स्क्वायर थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, एम थोड़ा सा बेकार लग रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, और हमें पावर एम की पावर 2022 इवन ही निकालनी है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं इसमें कि एम स्क्वायर और एम क्यूब नहीं निकाल रहा, क्योंकि एम क्यूब में फिर दोबारा बाय 2 इन्वॉल्व हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बेकार दिखेगी हमें, है ना। इस कारण से हम इसको क्या निकाल रहे हैं, M4 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, M4 निकाल रहे हैं, ताकि हमें पैटर्न इजीली यहाँ पे दिख सके। ठीक हुई बात, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। एम स्क्वायर से M4 निकाल रहा हूं, फिर M6 निकालूंगा, फिर M2 पावर 2022 में मैं पैटर्न को नोट कर लूंगा। तो M4 निकालते हैं, क्या होगा, ये 4, 3, -3 और -2 को दोबारा इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 3, -3 और -2। ठीक है बेटा, देखना कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 16, ये आ जाएगा 16 - 9 मतलब 7 आ जाएगा यहाँ पर बेटा। नेक्स्ट में कितना आ जाएगा, 4, 3 को 3 - 2 से कितना आएगा, 12 - 6 मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखना -12 + 6 मतलब कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले में देखना -9 + 4 कितना आ जाएगा बेटा, -5 आ जाएगा। पैटर्न बनने ही वाला है। आप कहेंगे सर अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा, आएगा थोड़ी देर में, थोड़ा देर और सब्र करिए, तुरंत अभी नजर आएगा पैटर्न हमें। m टू द पावर 6 देखना बेटा, M4 और M स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होगा, 4, 3, -3 और -2, इसका M4 के साथ मल्टीप्लीकेशन 7, 6, -6 और -5। ठीक हुई बात। तो करते हैं मल्टीप्लाई बेटा, देखना क्या बनेगा, 28 -18 मतलब कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखना बेटा कितना आ जाएगा, 24 - 15 मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सिमिलरली -21
प्लस 18 माइनस 21 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा -18 प्लस 10, मतलब कितना आ जाएगा -8। देखना भाई, ध्यान से समझना पैटर्न को। अब क्या पैटर्न है सर, हमें तो नजर नहीं आ रहा, आप ही को नजर आ रहा होगा। देखो तो पैटर्न क्या है भाई, यहाँ पे ये है एम स्क्वायर का पावर 1, ये आपका है एम स्क्वायर का स्क्वायर, और ये चीज है बेटा क्या, एम स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो देखना पैटर्न, एम स्क्वायर का पावर 1 में यहां पे क्या आया है, ये है 3, एम स्क्वायर का पावर 2 में यहां पे आया 6, एम स्क्वायर का पावर 3 में यहां पे आया 9, मतलब ये 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, समझ पा रहे हैं। एम स्क्वायर का पावर 1 में 3 into 1, एम स्क्वायर का पावर 2 में 3 into 2, एम स्क्वायर का पावर 3 में 3 into 3। आप कहेंगे सर ये तो आप एक ही एलिमेंट के देख रहे हो, बस एक एलिमेंट मिल जाए मेरे को, बाकी एलिमेंट तुरंत जज हो जाएंगे। ठीक है, एम का पावर 2022 हमें निकालना है, तो बेसिकली है क्या ये बेटा, एम स्क्वायर का पावर 1011। आप समझ रहे हैं, एम स्क्वायर का पावर 1 था तो 3 into 1, एम स्क्वायर का पावर 2 था तो 3 into 2, और एम स्क्वायर का पावर 3 था तो 3 into 3। सिमिलर वे में एम स्क्वायर का पावर 1011 है, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, 3 into 1011, मतलब 3033। यदि आप समझ गए हैं तो ये वाला एलिमेंट मैं लिख सकता हूं यहां पे। बाकी एलिमेंट लिखना बड़ा ही आसान है। देखना यहां पे पैटर्न देखना, 3 से 1 ज्यादा, 6 से 1 ज्यादा, 9 से 1 ज्यादा, तो यहां पे क्या आएगा 3034। यहां पे 3 का नेगेटिव, 6 का नेगेटिव, 9 का नेगेटिव, यहां पे क्या आएगा -3033। इधर देखना क्या आएगा, ये जो वैल्यू है इससे एक कम और नेगेटिव, इससे एक कम और नेगेटिव, इससे एक कम और नेगेटिव, तो यहां क्या आएगा -3032। देख लो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 3034, 3033, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं, ये वाला हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस टाइप के सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। 2022 में ये सवाल लेटेस्ट ही पूछा गया था। ठीक है भाई, अगले सवाल में मूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही बेटा। क्या है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है P, आई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, इसी ऑर्डर की है, Q इक्वल टू QIJ, ये वाली एक मैट्रिक्स है, और इस तरह से है कि P टू द पावर 50 माइनस Q इक्वल टू I के बराबर है। मतलब हमें Q निकालना है, उसके पहले हमें P टू द पावर 50 को निकालना पड़ेगा। Q के एलिमेंट्स के बारे में ये समेशन डिवाइडेड बाय दिस ये पूछा गया है। इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, P टू द पावर 50 निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी वही हमें पैटर्न को बनाने की कोशिश करनी है। तो P दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, P स्क्वायर निकाल लेते हैं। P स्क्वायर निकालते हैं बेटा, क्या बनेगा जरा देखना, 100410। इसमें तो बहुत सारे जीरो, तो हो सकता है शायद आसान हो कैलकुलेशन। यहां पे क्या आएगा 100410, यहां पे है 16, 4 और 1। ठीक है बेटा, P स्क्वायर लिखना है, 10014146 से क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। समझ पा रहे हैं, बड़ी आसान है कैलकुलेशन। 100 को 1416 से करोगे तो 0, यहाँ पे बन जाएगा केवल। 100 को 014 से अगेन 0, 100 को 001 से अगेन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखना 410 को करेंगे तो 410 से यहाँ पे क्या आएगा 4, और साथ में क्या है नेक्स्ट 4, 4 + 4 मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ये वाला एलिमेंट। 410 को इसके साथ करेंगे तो 4 का इसके साथ 0, 1 का इसके साथ 1, 0 के साथ 0, मतलब क्या 1। सिमिलर वे में 410 नेक्स्ट इसके साथ करेंगे तो 4 1 तो 0 0 हो जाएगा, लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला वाला एलिमेंट देखना 16 + 4 × 4 मतलब 16 अगेन, और यहाँ पे दोबारा 16, तो 16 के साथ क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो, 16 के साथ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखना बेटा 16 4 1 को इसके साथ, 16 वाला इसके साथ 0, 4 वाला इसके साथ 1, और 1 वाला 4 के साथ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सिमिलर 8 हो जाएगा। और ये वाला देखना 2 तो 0 हो गए, एक लास्ट वाला क्या बचा 1 बचा। कुछ पैटर्न है, मतलब ये एलिमेंट तो चेंज नहीं हो रहे, ये हो जा रहा है 8 8, ये 16 × 3। ठीक है, अब देखना भाई नेक्स्ट वाला एलिमेंट लिखने हैं, नेक्स्ट वाला एलिमेंट, नेक्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है वो हम लिख रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड में लिखने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे, लिख दूं मैं डायरेक्टली यदि आपको ठीक लगे तो। 1 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। देखना भाई पैटर्न समझना, पहले वाले में 4 था, P टू पावर 1 में, P का स्क्वायर में क्या है 8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 8 12, यहाँ क्या है भाई 12। आप समझ रहे हैं, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाला एलिमेंट लिखना थोड़ा सा टफ हो सकता है, यहाँ 16 × 1 है पहले वाले में, यहाँ 16 × 3 है, और जनरलाइज नहीं कर सकते ऐसे डायरेक्टली, है ना, तो करके देखना पड़ेगा ये कैलकुलेशन। क्या होगा, P को किसके साथ, इस P को इस P स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करूंगा 16 4 1 को इस 18 16 × 3 से, तो पहला वाला 16, नेक्स्ट वाला 32, 16 + 32 प्लस लास्ट वाला क्या आएगा 16 × 3,
तो एक तरह से 16 के साथ क्या बचेगा 16, नेक्स्ट 32 था, मतलब 16 इंटू 2 था, और नेक्स्ट वाला क्या था 16 इंटू 3, तो 3 2 5 और 1 कितना बचेगा 6 बचेगा। सर ये तो कोई पैटर्न नजर आ नहीं रहा, ये 1 है 16 इंटू 1 है, ये 16 इंटू ये क्या है 16 इंटू 1 है एक तरह से, ये 16 इंटू 3 है, ये 16 इंटू क्या है 6 है। आ जाओ आप p टू पावर 50 पे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं p टू पावर 50, समझना भाई ध्यान से, p टू पावर 50 लिख रहे हैं हम। बाकी के एलिमेंट को लिखने में कोई परेशानी नहीं है, 1 0 0, यहाँ क्या आ जाएगा p टू पावर 50, तो 4 इंटू 50, 4 इंटू 1 तो 4 था, 4 इंटू 2 मतलब 8 था, तो यहाँ 4 इंटू 50 मतलब यहाँ तो आ जाएगा 200, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा 200, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या आएगा, पैटर्न देखना बेटा पैटर्न, 16 इंटू 1, 16 इंटू 3 को लिख रहा हूं मैं 1 प्लस 2, 16 इंटू 6 को लिख रहा हूं मैं 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, कुछ दिख रहा है, पहले में 16 इंटू 1, 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो लास्ट वाले में 50 वाले टर्म में क्या आएगा 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50, तो है क्या ये 16 इंटू 15 इंटू 51/2, सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, तो इसको लिख दें 8 इंटू 50 मतलब कितना 400 इंटू 51, ये हमारा एलिमेंट बच जाएगा। चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए पहले p टू द पावर 50 जो आया है उससे फिर सबसे पहले क्या निकालो q निकालो, तो q कैसे निकलेगा, q कैसे आएगा, इस q को मैं इधर पहुंचा दूं, p टू पावर 50 माइनस i सब्ट्रैक्ट करूंगा तब जाके q आएगा ना, तो यहां से मैं q लिख रहा हूं बेटा q, देखना बेटा q कैसे लिखेंगे, इसमें से i को सब्ट्रैक्ट करेंगे, i के अंदर क्या है 1 0 0 0 1 0 0, तो ये 1 1 1 वाले सब्ट्रैक्ट होके ये पूरे पूरे क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे, यदि आप समझ गए हैं तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पूछेगा Q31 प्लस Q32 प्लस Q21, ये हमें निकालना है, Q31 ये एलिमेंट है, Q32 ये एलिमेंट है, और Q21 ये एलिमेंट है, तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, समझ पा रहे हैं, मैं इसको लिख रहा हूं भाई, क्या है ये 400 इंटू 51 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 200, सॉल्व कर लो सेपरेट करके, ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 51 मतलब 102 प्लस 1 माने कि कितना हो जाएगा ये 103 हो जाएगा हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक हुई बात, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, क्या आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया p से p स्क्वायर निकाला, फिर p क्यू निकाला, फिर हमने जज कर लिया p टू पावर 50 क्या होगा, उससे हमने q को निकाल लिया, और q के बाद जो भी एलिमेंट के बीच में रिलेशन पूछा गया था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं बेटा अगले वाले सवाल पे। अगले वाला सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वैसे तो स्टार्टिंग के दो भी कोई टफ नहीं थे, ये वाला सवाल और ही ज्यादा सिंपल है, देखना ध्यान से पढ़ना है सवाल को, क्या कह रहा है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द स्क्वायर ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके मतलब डिटरमिनेंट जिसका बन सके उसका स्क्वायर नहीं है ना, उसका स्क्वायर नहीं कर सकते जिनमें इनमें से किसी मैट्रिक्स का। अच्छा मान लीजिए कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई एम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम एक मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर यदि हम करते हैं और फिर डिटरमिनेंट लेते हैं, तो डेफिनेटली डिटरमिनेंट जो भी आना चाहिए वो कुछ इस टाइप से, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो आना, मतलब क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में, इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका हम स्क्वायर कर दें दोबारा से, एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब रो और कॉलम उसमें सेम है, उसका स्क्वायर कर दें और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालें, तो वो वैल्यू डेफिनेटली या तो पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी, नेगेटिव तो नहीं आएगी। ठीक है, तो इनमें से हमारा आंसर वो होगा जिसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, इसमें पूछा गया है इन ऑप्शंस में से कौन सा, इन ऑप्शन में से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर जो है उसका डिटरमिनेंट लेने पे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, कैन नेवर बी इक्वल टू 0, कैन नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जिस भी मैट्रिक्स का, इनमें से जो भी मैट्रिक्स है ऑप्शन की, उसका जिसका भी डिटरमिनेंट क्या जाए, जिसका भी डिटरमिनेंट क्या जाए, नेगेटिव आ जाए, वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है नॉट द स्क्वायर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नॉट द स्क्वायर पूछा गया है। तो देख लेते हैं एक एक को, पहला वाला ऑप्शन, इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल दो, क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जानते हैं ना हम, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट को कितना आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो इसका भी कितना आ गया -1,
ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो 1 और ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो हमारे आंसर क्या होने चाहिए, जिनका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रहा है क्योंकि वही तो स्क्वायर नहीं होंगे, वही हमारे आंसर है। ए और बी हमारे दोनों आंसर हो गए यहां पर। ठीक हुई बात, क्लियर है? वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे इस तरह से आंसर यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है बेटा अगला सवाल, 2022 में ही आया था ये वाला सवाल भी। बीटा भी ये रियल नंबर, बीटा कोई रियल नंबर है ना। कंसीडर द मैट्रिक्स, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स के बारे में क्या बोला गया, और क्या बोला गया, इफ a to the power 7 minus beta minus 1 into a to the power 6 minus beta into a to the power 5 is a singular matrix, then the value of 9 beta is सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हैं ना, सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। मतलब कुल मिला के कह सकता हूं मैं a to power 7 माइनस बीटा माइनस 1 इंटू a to power 6 माइनस बीटा इंटू a to power 5, ये क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली 0 होना चाहिए। ठीक है बात, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। a to the power 5 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, यदि आपको दिख रहा है तो a to power 5 मैंने बाहर निकाल लिया, और पता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के होल डिटरमिनेंट लगाओ तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख दिया मैंने। क्या बच जाएगा अंदर की तरफ देखना भाई, a स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच जाएगा बीटा माइनस 1 इंटू a, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस बीटा नहीं बचेगा। आपको पता है जब मैट्रिक्स को कॉमन लेते हैं तो वहां पे केवल कांस्टेंट नहीं छोड़ते, यूनिट मैट्रिक्स के साथ इसको लिखते हैं ना, बीटा इंटू आई। ठीक हुई बात, इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें, डिटरमिनेंट ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर 5, और इसके यदि हम फैक्टर कर लें, ध्यान से देखना बेटा फैक्टर, ये a स्क्वायर आप ऐसे मानो, एक तरह से अपने मन में क्या मानो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस लैम्डा, इसके फैक्टर आप करेंगे खुद से तो क्या मिल जाएंगे इसके फैक्टर, एक्स माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1। आप समझे मैं क्या किया है, आप चाहो तो इन दोनों को दोबारा से मल्टीप्लाई करके देख लो, यही मिल जाएगा। ए यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस बीटा ए और प्लस ए आई माने कि ए प्लस ए है ना ये, और लास्ट में क्या जाएगा माइनस बीटा आई माइनस बीटा आई। ठीक हुई बात। तो कुल मिला के ये यदि 0 हो रहा है तो इनमें से एटलीस्ट एक तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनमें से कोई ना कोई सा एक तो 0 होना चाहिए। और इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पे बीटा नहीं आएगा, केवल बीटा आई के साथ आएगा ये। ठीक हुई बात। ठीक है बात, कोई ना कोई सा एक तो 0 होना चाहिए, कम से कम 2-3 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए कोई ना कोई एक से 0 होना चाहिए। अब देखते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करते हैं। तो मैं यदि यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखना भाई ध्यान से, कितना आसान है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना। सेकंड रो और थर्ड रो को देखो, सेकंड रो और थर्ड रो में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या बच जाता है, यहाँ पे 0 बन जाएगा ना, 2 0 बन जाएंगे। मतलब इसको यदि सॉल्व करूंगा मैं क्या लगा देता हूँ इसमें, R3 माइनस R2 लगा देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा बेटा, बीटा 0 1, यहाँ पे 2 1 माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 0 और 0। थर्ड वाली रो के थ्रू एक्सपेंशन करेंगे 1 के साथ तो क्या बन जाएगा बेटा, -2 इंटू 0 -1, तो -1 इंटू 1 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना बन जाएगा, -1 बन गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, तो ये तो क्या बन गया -1 बन गया भाई। आइए आपको बात समझ में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या बन गया -1। ये तो 0 नहीं हुआ भाई, इससे तो काम नहीं चला, छोड़ो इसको। तो अब a माइनस बीटा आई और a प्लस आई को चेक करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो करते हैं एक एक को चेक। पहले a माइनस बीटा आई को देख लेते हैं, a माइनस बीटा आई। ठीक है बेटा, तो a माइनस बीटा आई का मतलब क्या है, इस a मैट्रिक्स में से बीटा इंटू जो आई होती है हमारी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल डायगोनल एलिमेंट पर अंतर होने वाला है। बीटा माइनस बीटा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस बीटा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा -2, इस पर भी कोई फर्क नहीं, इस पर भी कोई फर्क नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 माइनस बीटा। अब देखो यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान है,
पहले वाली रो के थ्रू एक्सपेंशन कर देते हैं। 1 के साथ क्या आएगा भाई, क्योंकि बाकी तो 0 है ना, इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 - 3 + 3 बीटा। क्या आएगा 1 के साथ 2 - 3 + 3 बीटा, 2 - 3 + 3 बीटा, मतलब कि सॉल्व करेंगे तो 3 बीटा -1। ये डिटरमिनेंट आ गया हमारा कितना 3 बीटा -1। इसके बारे में पता नहीं 0 है या नहीं है, यहाँ से तो क्लियर लग रहा है इसको 0 होने के लिए बीटा का वैल्यू 1/3 है। ठीक है, बीटा का वैल्यू डेफिनेटली 1/3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है a प्लस है, इसको भी निकाल के देख लो, क्या पता इससे भी कोई बीटा का वैल्यू निकला है, हमें तो पता नहीं है ना सिचुएशन क्या है। a प्लस आई, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई निकालना है, तो इसमें से i जोड़ेंगे, मतलब वही क्या ऐड करेंगे हम 1 1 जो भी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐड करेंगे इसमें। तो देखना भाई क्या बनेगा, यहाँ पे केवल डायगोनल एलिमेंट पे ही अंतर आएगा, बीटा प्लस 1 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और ये 2 और ये -2, ये हो जाएगा 3 1 और ये क्या हो जाएगा बेटा -1 हो जाएगा। अब इसकी क्या निकालनी है, डिटरमिनेंट निकालनी है। कैसे करें, 2 0 बनाना बड़ा आसान होता है, तो क्या कर लो इसकी हेल्प से, -2 वाले की हेल्प से, मतलब C3 को एक तरह से क्या कर लो, इसमें C3 को ऐड कर दो, किसमें C3 को ऐड कर लेते हैं दोनों में, C1 और C2 में, है ना। तो बेसिकली C1 चेंज टू C1 + C3 और C2 चेंज टू भी C2 + C3, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए 0 बन जाए। देखना भाई क्या बनेगा, एक बार इसमें इसको ऐड करेंगे, पहले C3 को ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा बीटा + 2, ठीक है बात। और क्या बन जाएगा, अच्छा वैसे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, केवल C2 चेंज टू C2 + C3 इसी से ही काम चल जाएगा, केवल इसी को ऐड करेंगे उसी में काम हो जाएगा ना हमारा। देख पा रहे हो आप, पूरे को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल C2 + C3 करने से ही हमारा काम चल रहा है ना। ये 2 0 बन जाएंगे ना, तो मत करो चेंज, बीटा + 1 ये आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो 3, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 और यहाँ पे भी आ जाएगा 0, ये 1 -2 और -1। अब सेकंड वाले कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन कर देते हैं 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा भाई जरा देखना, -2 + 6, -2 और +6 मतलब 4, और आगे इसके साथ -1 आएगा, डिटरमिनेंट कितना आएगा -4 आ गया, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया -4। तो ओवरऑल को 0 होने के लिए केवल इसको 0 होना पड़ेगा, क्या आ गया बीटा का वैल्यू 1/3 आ गया। क्या पूछा गया, 9 बीटा पूछा गया, 9 बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, हमारा आंसर यहाँ पर होना चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में, कैसे हमने इसको हैंडल किया इस सवाल को। तो 9 बीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। द ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, थोड़ा सा परम्यूटेशन का हो सकता है, शायद मिक्स हो मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे लग नहीं रहा परम्यूटेशन का मिक्स है, नहीं परम्यूटेशन का कोई मिक्स नहीं है इसमें, है ना। क्या बोला है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। ऑब्वियसली ये क्या बता रहा है हमें बताइए, लेकिन जनरली एडवांस में क्या होता है सारी डेफिनेशन क्लियर करके देता है, बाकी लोगों को कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जिन पे अलग अलग मत होते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है ना, तो ऐसी चीज़ों के लिए एडवांस जो है जनरली पहले से ही क्लैरिटी देता है, ठीक है। चलिए, इफ A is a 2x2 matrix such that the trace of A is 3 and the trace of AQ is -18, then the value of determinant of A is। क्या बोला गया है, कोई एक मैट्रिक्स है A, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है A स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो इस तरह से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस दे रखा है हमें कितना 3 दे रखा है, मतलब हमें दे रखा है ट्रेस ऑफ A। ट्रेस ऑफ A का मतलब बेसिकली क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का समीशन A + D, इसका वैल्यू कितना दे रखा है भाई 3 के बराबर दे रखा है, ठीक है। क्या बोला गया, ट्रेस ऑफ AQ इज -18, AQ का ट्रेस -18 दे रखा है। अब बात है हमें पहले AQ निकालना पड़ेगा, तब जाके उसका ट्रेस -18 बोल पाएंगे। ट्रेस की ऐसे अपनी मर्जी से कोई प्रॉपर्टी मत बनाना कि ट्रेस ऑफ A ये है तो ट्रेस ऑफ AQ क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, 3 बाहर आ जाएगा, क्या ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी नहीं बनानी है ना। मैट्रिक्स में इस बात का ध्यान रखना है, जो प्रॉपर्टी बताई गई है उन्हीं को फॉलो करना है, क्लासेस में आपको अपनी मर्जी से प्रॉपर्टीज क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ AQ हमें निकालने के लिए पहले AQ को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो AQ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले A स्क्वायर को लिखना पड़ेगा भाई, है ना, A स्क्वायर को लिखना पड़ेगा ना, तो ये आएगा ABCD। सॉल्व करते हैं भाई, देखना जरा क्या आएगा, AB के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, AC के साथ कितना आ जाएगा A स्क्वायर + BC, यहाँ पे कितना आएगा बेटा जरा देखना AB + BD,
ए बी प्लस बी डी। नेक्स्ट वाला देखना नेक्स्ट वाला देखना, सी डी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए सी प्लस सी डी। नेक्स्ट वाले के साथ देखना कितना आएगा, बी सी प्लस डी स्क्वायर। आ रही है आपको बात समझ में, ये स्क्वायर आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, ए क्यू कैलकुलेट करना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत आपको नहीं है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा चाहे तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है भाई, यहाँ पे जरा देखना बी को कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या है ए प्लस डी, और ए प्लस डी का वैल्यू पता है मुझे कितना है, 3 है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ सी को कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या है, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस डी, जिसका वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3c हो जाएगा। और ये देखना इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, बी सी प्लस डी स्क्वायर। ए क्यू कैलकुलेट कर लें। अच्छा ध्यान रखना, ए क्यू के अंदर केवल -18, मतलब ए क्यू का हमें जो ट्रेस है, ट्रेस के लिए कौन से एलिमेंट चाहिए, डायगोनल एलिमेंट ही कैलकुलेट करेंगे, पूरी ए क्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्यू में डायगोनल एलिमेंट को लिख पाए उतनी ही हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट लिखना पड़ेगा। तो 1 एलिमेंट को लिखते हैं, ए बी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, कितना आएगा भाई, ए क्यू, समझ पा रहे वाले को, ए क्यू प्लस ए बी सी प्लस बी का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस क्या आएगा, 3bc। ठीक है, कहानी खत्म। नेक्स्ट वाला एलिमेंट कैलकुलेट मत करो, डायरेक्टली टू एलिमेंट पहुंचो। वो कब आएगा, जब सेकंड कॉलम, सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तब। समझ पा रहे हो ना आप, मैं ये वाला एलिमेंट लिख रहा हूं, ये वाला यहां पे वाला देखना भाई, सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्या आएगा, 3bc प्लस यहां क्या आएगा भाई, BCD प्लस DQ। समझ पा रहे हैं, इन दोनों का समीशन जो है -18 दे रखा है, इस बात पे हमें फोकस करना है। ठीक है भाई, तो ट्रेस ऑफ AQ जो हमें दे रखा है -18, उस पर आते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जरा देखना बेटा कितना आएगा, AQ प्लस DQ, है ना, ये 3bc और 3bc कितना हो जाएगा, 6bc हो जाएगा। यहाँ पे BC कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा अंदर, A प्लस डी। देखना इन दोनों को ऐड करूंगा तो BC कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, A प्लस डी, और A प्लस डी का वैल्यू कितना है, A प्लस डी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3bc, और ये 6bc है, तो बेसिकली 9bc हो जाएगा। यदि आप समझ गए हैं तो फाइनली इसको लिख दिया जाएगा, AQ प्लस DQ प्लस 9bc इक्वल टू -18, ये हमें दे रखा है। पूछा क्या गया हमें, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना का, AD माइनस BC का वैल्यू हमें निकालना है। A प्लस डी में एक क्वेश्चन ये है, यहां से मुझे AD माइनस BC जो है मतलब एक तरह से क्रिएट करना है। करेंगे कैलकुलेशन, करते हैं भाई। हाँ, इसको देखते हैं, AQ प्लस DQ। AQ प्लस DQ के हम फैक्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, A प्लस डी का होल क्यूब माइनस 3AD इंटू A प्लस डी। समझ गए क्या, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3AD माइनस 3AD इंटू A प्लस डी, और A प्लस डी का वैल्यू कितना है, 3, और ये है 9bc। आप समझ पा रहे हो ना, क्या बचा भाई, यहाँ पे 9AD, यहाँ पे 9bc, 9 कॉमन आ गया, अंदर क्या है, BC माइनस AD, जो कि आपके काम की चीज शायद हो सकती है, इक्वल टू -18, और ये कितना है, 8, कितना हो गया, -18, और ये कितना हो गया भाई हमारे पास -8 हो गया, तो कितना हो गया, -26। ठीक है भाई, तो क्या पूछा गया है, BC माइनस AD, या फिर AD माइनस BC पूछा गया है ना, AD माइनस BC, ये कितना आ जाएगा, 26/9 आ जाएगा। हो सकता है हमने कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक कर दी हो, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। AQ प्लस DQ और प्लस 9bc, यहाँ पे 3 और 3 6, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा, प्लस DQ, A प्लस डी का होल क्यूब माइनस 3AD इंटू A प्लस डी। A प्लस डी कितना है हाँ ठीक है, AQ प्लस DQ का वैल्यू हमने ये लिख दिया, और ये 9bc लिख दिया, -18 है, ये कितना हो गया हमारे पास, अच्छा हाँ ये लग ही रहा था मेरे को, यहाँ पे 2 का क्यूब हमने गलत लिख दिया ना, ये 3 का क्यूब होगा ना भाई, भावनाओं बहते बहते हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए।
तो 3 का क्यू है, बेसिकली 27 है, तो 27 और ये 28, ये कैलकुलेट होकर यहाँ पे क्या बनेगा, एक बार लिख देते हैं इसको। हाँ तो भाई ये कितना है, 27 है, ये 18 है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 45 हो जाएगा, -45। तो AD माइनस BC जो बच जाएगा वो हमारे पास कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। वही आपको पूछा गया है, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 5 के बराबर हमारे पास आ जाएगा। समझ के बात को कैसे करना है हमें, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये सोलली कंप्लीटली एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखाई जाती है, एम्फेसाइज देके सिखाई जाती है, बार बार जोर देके बताई जाती है। वो प्रॉपर्टी जो कि इनवर्स से रिलेटेड भी है और खुद मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में भी बताई जाती है। और प्रॉपर्टी क्या, पहले मैं प्रॉपर्टी को डिक्टेट कर देता हूं। क्या प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास, कि AB इक्वल टू 0 हो, AB इक्वल टू 0 हो तो दो चीजें यहां से निकलती हैं, कि यदि दो चीजें कौन कौन सी निकलती हैं, कि यदि हमारे पास क्या हो, B जो है किसके बराबर हो, B जो है AB इक्वल टू 0 हो तो दो चीजें निकलती हैं यहां से, कि क्या हो, AB इक्वल टू 0 के साथ में यदि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो, नॉन जीरो हो, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो, नॉन जीरो हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन जीरो है तो दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास B जो निकल के आता है, B निकल के आता है, क्या होगा, इसका मतलब B को क्या होना पड़ेगा, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और इसी को उल्टा करके हम लिख देते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो कहानी उल्टी हो जाएगी, कि B यदि 0 के बराबर नहीं है तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट ऑफ A को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इस बात पे बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन सोलली। देखते हैं कैसे बेस्ड है, समझना भाई। हमें कुछ दे रखी है जानकारी, क्या दे रखा है, m नॉट इक्वल टू n² दे रखा है, m स्क्वायर इक्वल टू n4 दे रखा है और mn इक्वल टू nm भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो m स्क्वायर इक्वल टू n4 ये चीज भी हमें दे रखी है, mn इक्वल टू nm भी दे रखा है और m नॉट इक्वल टू n² भी दे रखा है। और ऑप्शन में ज्यादातर ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, इसी के बारे में कॉमेंट किया गया है, ठीक है। मतलब बेसिकली इसमें से m कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन रहा है, m प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे भी m प्लस n स्क्वायर बनेगा m कॉमन लेने पे, यहाँ पे भी m प्लस n स्क्वायर, यहाँ पे भी m प्लस n स्क्वायर बनेगा। और यहाँ से यदि इसको सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर माइनस n4 है ना, तो बेसिकली इसके क्या बनते हैं, एक तरह से दो फैक्टर बनते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस एन स्क्वायर और एम माइनस एन स्क्वायर। हालांकि डायरेक्टली हम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि मैट्रिक्स के बीच में एम इंटू एन स्क्वायर और एन स्क्वायर इंटू एम वाली टर्म भी आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते। मैं तो जस्ट बता रहा हूँ लेमन लैंग्वेज में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए प्लस बी ए माइनस बी फैक्टर बनते हैं, ठीक है, समझना भाई ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, किसको, एम प्लस, अपनी मर्जी से कैलकुलेट कर रहा हूँ एम प्लस एन स्क्वायर और एम माइनस एन स्क्वायर, कि वाकई में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक हुई बात बेटा। एम प्लस एन स्क्वायर और एम माइनस एन स्क्वायर को मैं सॉल्व कर रहा हूं कि वाकई में इसको सॉल्व करने पर क्या बनेगा, ठीक हुई बात। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, देखना बेटा एम प्लस एन स्क्वायर और एम माइनस एन स्क्वायर को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे जरा देखना, एम प्लस एन स्क्वायर और एम माइनस एन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक तो एम स्क्वायर आएगा, एक माइनस n4 आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, सबको दिख रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, एन स्क्वायर इंटू एम आएगी और दूसरी क्या आएगी, माइनस एम इंटू एन स्क्वायर आएगी, ठीक है, जो कि हम जनरली कट कर देते हैं, सिंपल यदि नंबर से हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है, देखना पड़ेगा है या नहीं है जीरो, ठीक है। एन स्क्वायर एम माइनस एम एन स्क्वायर, ध्यान से इसको देखना, एन स्क्वायर एम को मैं लिख रहा हूँ एन इंटू एन एम, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, एन इंटू एन एम, ठीक है। ये जो एन एम है बेटा, एन एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एन के बराबर लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू एम एन हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में। अगेन ये जो एन एम है इसको दोबारा मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, एम एन के बराबर लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एम एन इंटू एन, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एम एन स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये एन स्क्वायर एम कन्वर्ट होकर एम एन स्क्वायर के बराबर आ गया। इस कारण से इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस एन फोर, जो कि एम स्क्वायर माइनस एन फोर किसके बराबर है, नल मैट्रिक्स जीरो के बराबर है। समझ गए इसको। सबसे पहला स्टेप हमने ये किया, यहाँ पर क्लियर हुई बात, इसका रीजन भी हमने स्टेट कर दिया है, ठीक है। अब समझते हैं इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुल मिला के एम प्लस एन स्क्वायर इंटू एम माइनस एन स्क्वायर को हमने सॉल्व करके नल मैट्रिक्स के बराबर ले आए हम, ठीक है। एम प्लस एन स्क्वायर और एम माइनस एन स्क्वायर को नल मैट्रिक्स के बराबर ले आए। अब जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई जाती है आपको क्लास में,
कि ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो, ए इंटू बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स है और बी जो है नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है सवाल ने, m माइनस एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये जो है नल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, m माइनस एन स्क्वायर क्या है, ये 0 नहीं है। ये इंप्लाइज करेगा कि m प्लस एन स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट है वो डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। m प्लस एन स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब देखना पहला वाला ऑप्शन, m प्लस एन स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट तो इसका यदि निकालेंगे तो m कॉमन लेके क्या आ जाएगा, वही बन जाएगा ना, m प्लस एन स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। सही है एकदम। डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ऑप्शन ए सही है, सी क्रॉस हो गया। ठीक है। अब दो ऑप्शन और हैं, एक बी और एक डी। क्या कहते हैं दोनों ऑप्शन? पहला वाला ऑप्शन कहता है देयर इज अ 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स यू सच दैट m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इनटू u इज ए जीरो मैट्रिक्स। ऐसी एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन जीरो है। देखना भाई ध्यान से, m प्लस एन स्क्वायर नॉन जीरो, m माइनस एन स्क्वायर जो है ऐसी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। m माइनस एन स्क्वायर एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, m माइनस एन स्क्वायर नॉन जीरो मैट्रिक्स है u की जगह, जिसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स आता है। सुनना भाई ध्यान से, m माइनस एन स्क्वायर मतलब u एक ऐसी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स अवेलेबल है दुनिया में, जिसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स आता है। तो ये बात क्या है, सही है गलत है? ये बात एकदम सही है भाई। तो जब बी ऑप्शन सही है तो हमारा डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक हुई बात बालकों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ट्रांसपोज से कनेक्ट करने वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। P इज ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट PT इक्वल टू 2P प्लस आई। PT माने P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस आई के बराबर है। ये ट्रांसपोज है हमारे पास, और I क्या है, 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन देयर एग्जिस्ट ए कॉलम X इक्वल टू, X एक कॉलम मैट्रिक्स है XYZ वाली। तो इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा ही आसान सवाल है। PT इक्वल टू 2P प्लस आई, दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं बेटा, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, LHS में PT का ट्रांसपोज, यहाँ क्या आएगा 2 इंटू PT प्लस आई का ट्रांसपोज क्या होता है, खुद आई ही होता है वैसे तो। अगले स्टेप में PT का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक हुई बात? यहाँ पे 2 इंटू P ट्रांसपोज, 2 इंटू ये जो P ट्रांसपोज है उसका वैल्यू इस वाले इक्वेशन से उठा के रख देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2P प्लस आई, और आई ट्रांसपोज को हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4P माइनस P मतलब 3P इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 3i। तो बेसिकली P इक्वल टू क्या बच जाएगा, माइनस आई के बराबर है। P हमारा क्या है, माइनस आई के बराबर है। तो जब P माइनस आई है तो PX इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा ना। P की जगह माइनस आई रख दूंगा तो आई इंटू माइनस आई इंटू एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स ही बन जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, और कोई ऑप्शन सही होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो ही गया। Px इक्वल टू 0 के बारे में हम कोई कमेंट कर नहीं सकते। Px इक्वल टू 2x क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला वाला सवाल। हाउ मेनी 3x3 matrices M with entries 0, 1, 2 are there for which the sum of the diagonal entries of MTM is 5? क्या बोला गया है, 3x3 matrix M with entries 0, 1, 2 are there for which the sum of the diagonal entries of MTM is 5। मतलब डायगोनल MTM एक नई मैट्रिक्स बनेगी, M को सॉल्व करने, MTM को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद उसके डायगोनल एलिमेंट का समीशन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ऐसी कितनी मैट्रिक्सेस जो है हमारे पास संभव हैं, और ये बेसिकली परम्यूटेशन से रिलेटेड करेगा ये वाला सवाल। ठीक है, तो मान लेते हैं 3x3 एक मैट्रिक्स है, तो हमें मानना पड़ेगा कौन सी एंट्रीज हैं, केवल और केवल 0, 1 और 2 को ही हम इन्वॉल्व करके बना सकते हैं। तो अपनी मर्जी से हम जनरल फॉर्म में M मान लेते हैं। लेट M इक्वल टू ABCDEF GHI। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले MTM निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो MTM लिख रहे हैं हम यहाँ पे, MT इंटू M मतलब इसका ट्रांसपोज इंटू ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज लिखो पहले, तो क्या आएगा ABCDEF GHI, खुद मैट्रिक्स M लिखो, क्या आएगी भाई ABC, थोड़ी कैलकुलेशन होगी भाई DEF GHI, लेकिन आप स्मार्ट हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन कौन सी करनी है।
हमें केवल और केवल डायगोनल एंट्रीज को सॉल्व करने वाली कैलकुलेशन करनी है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल डायगोनल एंट्रीज ही चाहिए ना हमें। तो A11, A22 और A33 एलिमेंट 3 कैलकुलेशन करनी है हमें। देखना पहला कैलकुलेशन देखना, ADG को AD से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे A स्क्वायर D स्क्वायर G स्क्वायर। ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला देखना, A11 खत्म हो गया, बाकी को एलिमेंट को यहाँ पे कुछ आएंगे, हमें नहीं पता क्या क्या आएंगे, छोड़ो उनको, है ना। ये वाला एलिमेंट लिखते हैं सेकंड वाला A22, तो वो कैसा आएगा, वो सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर B स्क्वायर E स्क्वायर H स्क्वायर, कुछ पैटर्न है ना, B स्क्वायर E स्क्वायर H स्क्वायर। सिमिलर वे में ये जो A33 एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा बेटा, CFI से इस CFI को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, C स्क्वायर F स्क्वायर और I स्क्वायर। समझ पा रहे हैं। तो कुल मिला के जो डायगोनल एंट्रीज का सम, मतलब बेसिकली ट्रेस ऑफ MTM जो हमें पूछा गया है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है ना। तो किसका वैल्यू 5 होना चाहिए, इन सब का समेशन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर E स्क्वायर F स्क्वायर G स्क्वायर H स्क्वायर I स्क्वायर, मतलब जो भी एलिमेंट हमने इन्वॉल्व किए हैं हर एक के स्क्वायर का समेशन वो कुल मिला के कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है। एंट्रीज कौन कौन सी लेनी है, 0, 1 और 2 ही लेनी है। आप खुद सोच के बताओ 5 कैसे कैसे संभव है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है 5 को बनाने के। 5 को बनाने क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। एक तो 2 स्क्वायर 4 और एक 1 का स्क्वायर, बाकी सबके सब क्या 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो जाएंगे। आप समझ रहे हो क्या। एक तो 2 स्क्वायर और एक 1 स्क्वायर, बाकी सब 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, एक तो ये हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, और दूसरा तरीका क्या है, इसको करने का तरीका भी हम लिख लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, कितना 4 बार हो गया, और 5 स्क्वायर, बाकी सब 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, 5 बार 1 का स्क्वायर और बाकी सब कुछ 0 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा, एक 2 का स्क्वायर और एक 1 का स्क्वायर, बाकी सब 0 का स्क्वायर। अब देख लेते क्या क्या संभावना है इसकी। तो इसमें तो सिंपल है, 5 1 होने चाहिए और 4 0 होने चाहिए। समझ पा रहे हो, ये सब के सब 9 डिफरेंट प्लेसेस पर अरेंजमेंट होगा। तो ये जो सेकंड वाला केस है, ये जो सेकंड वाला केस है इसका आंसर तो हमें पता है। सेकंड वाला केस है इसका आंसर तो हमें पता है, परम्यूटेशन 5 अलाइक और 4 अलाइक ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन करना है तो कितना आएगा भाई, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में। सॉल्व करेंगे इसको, 9876 डिवाइडेड बाई 24। आप समझिए फैक्टोरियल 5 तो कैंसिल हो गया, 9876 98 कितना हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 24 तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 7 इंटू 6 तो कितना है 21 इंटू 6 मतलब 126। एक तो ये आ गया। इसके केसेस देख लेते भाई। इसमें क्या है, 9 में से कोई एक, फिक्स नहीं है पहला एलिमेंट ही, 9 में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कोई भी दूसरा एक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी सारे सारे 0। तो बेसिकली एक सिंगल 2 है, सिंगल 1 है, बाकी 7 कितने हैं, 0 है। तो क्या होगा इसका अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 7, तो कितना हो जाएगा इसका 72 हो जाएगा। तो एक तो 72 और एक 126, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 198, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, MBA 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज। एंट्रीज कैसी हैं, सिमेट्रिक भी है मैट्रिक्स और एंट्रीज भी इंटीजर है। देन M इज इनवर्टिबल इफ, मतलब हमारी पहली बात तो जो मैट्रिक्स M दे रखी है ना वो क्या दे रखी है, सिमेट्रिक है। A B, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा B, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, सेम होना चाहिए वाला एलिमेंट। समझ पा रहे हैं आप। और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, C लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, ये कोई M मैट्रिक्स है। A B C सबके सब क्या इंटीजर है भाई। तो क्या बोला गया, M इज इनवर्टिबल। M इज इनवर्टिबल मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ M 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, AC माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। AC माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कौन कौन से ऑप्शन इसमें से हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जिससे कि डिटर्मिनेंट ऑफ M क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। देखते हैं कि एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ M। क्या बोला गया, फर्स्ट कॉलम ऑफ M, फर्स्ट कॉलम ऑफ M मतलब AB, फर्स्ट कॉलम ऑफ M, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर ए की। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ M मतलब कि AB के बारे में बोला गया है, इज द
ट्रांसपोज ऑफ द सेकेंड रो ऑफ एम, सेकेंड रो बी सी, इसका ट्रांसपोज, बी और सी इसका ट्रांसपोज। आप समझ पा रहे हो क्या क्या बोला गया है? फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकेंड रो ऑफ एम। तो ए बी जो है बी सी के ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला ऑप्शन कहता है वो ये कहता है कि ए इक्वल टू बी हो जाए और बी इक्वल टू सी, मतलब ए बी सी तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाए। तो इस केस में तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन तो संभव ही नहीं है जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो सेकंड ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को बिल्कुल ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। सेकंड रो ऑफ एम इज द ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम, सेकंड रो ऑफ एम, बी और सी इज द ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम। ये तो मेरे ख्याल से सेम ही बात लिख रही है ना, फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ एम और सेकंड रो ऑफ एम इज द ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम। ये तो सेम बात लिख रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ए और बी तो दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, सेम है, तो दोनों के दोनों एक तरह से सेम है ना भाई। ए बी का ट्रांसपोज है तो बी भी ए का ट्रांसपोज होगा ना, एक ही बात है। ठीक है, चलो इसको हटाओ, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। किसको देखते हैं? ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं भाई। M is a diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal. M is a diagonal entries मतलब B का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये जो diagonal entries का मतलब B का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। with non-zero entries in main diagonal मतलब A और C दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो जरा देखना इस केस में, ऐसे वाली सिचुएशन में डिटर्मिनेंट ऑफ M क्या बन जाएगा? AC माइनस 0 का स्क्वायर, और A और C दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ओवरऑल नॉन जीरो बन जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है एम को इन्वर्टिबल बना देगा, सही है ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है। डी देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, ऑप्शन नंबर डी कहता है मेन डायगोनल मतलब एसी के बारे में बोल रखा है। AC is not the square of an integer. AC is not equal to I square. I माने मैट्रिक्स वाला नहीं है, कोई इंटीजर है उसका स्क्वायर के बारे में बोला है। तो AC जो है I का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जब AC I का स्क्वायर नहीं होना चाहिए और ये B स्क्वायर तो किसी न किसी का स्क्वायर होगा ही, तो यहां से हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ M में AC माइनस B स्क्वायर जो है, AC स्क्वायर है नहीं है किसी इंटीजर का, और B स्क्वायर तो डेफिनेटली इंटीजर है किसी इंटीजर का, बी स्क्वायर तो डेफिनेटली किसी इंटीजर का स्क्वायर है, तो ये कभी भी आपस में बराबर हो नहीं सकते, इस कारण से ये 0 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट है, और ए और बी नहीं है करेक्ट, क्योंकि ए और बी तो सिमिलर ही ऑप्शन है एक तरह से। ठीक है, तो सी और डी हमारे यहां पर आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। 2015 में आया था, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है बेटा, बस एक एक ऑप्शन को चेक करना है हमें, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वगैरह की प्रॉपर्टी हमें दिमाग में रखनी है। क्या कहती है? X and Y be two arbitrary 3x3 non-zero skew symmetric matrices and Z be an arbitrary 3x3 non-zero symmetric matrix। क्या दे रखा है? क्वेश्चन ने बोल रखा है आपको, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि X का ट्रांसपोज माइनस X के बराबर है, Y का ट्रांसपोज माइनस Y के बराबर है, और Z का ट्रांसपोज केवल और केवल Z के बराबर है। समझे क्या? हमें क्वेश्चन ने बता रखा है कि X का ट्रांसपोज माइनस X के बराबर स्क्यू सिमेट्रिक है, Y का ट्रांसपोज माइनस Y के बराबर ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, और Z का ट्रांसपोज Z के बराबर क्योंकि ये सिमेट्रिक है। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्क्यू सिमेट्रिक, इनमें से कौन से ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं? ठीक है, देखते हैं एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला वाला ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, कैसे पता लगता है? जो भी मैट्रिक्स हमें दे रखी है एक्स वाई जेड, व्हाटएवर बी द मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लेके देख लो। उसका ट्रांसपोज यदि खुद मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई, और खुद मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स क्या हो गई? स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। तो इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा भाई? ट्रांसपोज क्या होता है? चलो लिख देता हूं मैं, वाई क्यू जेड फोर माइनस जेड फोर वाई क्यू, इसका ट्रांसपोज। ये सवाल सिंपल है, लेकिन कभी कभी सिंपल के चक्कर में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना, तो इसलिए ध्यान से कैलकुलेशन करनी है ना। तो इसका ट्रांसपोज यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ट्रांसपोज जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
और प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, रिवर्स होकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली यहां पे क्या बचेगा, यदि आप सॉल्व करोगे तो Z4 इसके लिए इसका रिवर्स हो जाएगा Z4 YQ। आप समझ रहे हो, Z4 का ट्रांसपोज YQ का ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस इसमें भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में भी क्या हो जाएगा भाई, ये YQ का ट्रांसपोज इंटू Z4 का ट्रांसपोज। ठीक हुई बात। सॉल्व करते हैं, Z4 का ट्रांसपोज, ये क्या लिख सकते हैं इसको, Z ट्रांसपोज का पावर 4। Z ट्रांसपोज कितना है, Z है, तो ये बेसिकली क्या बच जाएगा, केवल और केवल Z का पावर 4 बच जाएगा। इसको देखना, Y ट्रांसपोज का Q लिख सकता हूं, Y ट्रांसपोज कितना है, माइनस Y के बराबर, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बच जाएगा, YQ बच जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस बीच में है ये एज इट इज। YQ का ट्रांसपोज, ये इसमें भी क्या होगा, Y ट्रांसपोज का Q, मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको देखना, Z4 का ट्रांसपोज, मतलब वही सेम क्या बच जाएगा, केवल और केवल Z बच जाएगा। देखना भाई ध्यान से, कंपेयर करना इन दोनों को। यदि इसको ध्यान से देखते हो तो ये बेसिकली नेगेटिव है, किसका नेगेटिव है, YQ Z4, किसका नेगेटिव है ये, YQ Z4 माइनस Z4 YQ, ये बेसिकली हमारा नेगेटिव हो जाएगा Z4 YQ माइनस ऑफ YQ Z4, इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, ये सही है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक है। ये वाली चीज इसकी क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि ये YQ Z4, एक सेकंड, YQ Z4 माइनस Z4 YQ Z4 माइनस Z4 YQ, ये तो सेम आ गई, सिमेट्रिक हो गई ये तो, ये नेगेटिव नहीं होगी बेटा, ये क्या हो जाएगी, ये तो इक्वल आ गई, इक्वल, सेम आ गई, सेम। क्या गई बेटा, ये तो सेम हो जाएगी, ये तो सिमेट्रिक हो गई, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक हो गई है ना, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, थोड़ा स्पीडली देखेंगे, x पावर 4 प्लस y टू पावर 4, x टू पावर 44 प्लस y टू पावर 44, इसका ट्रांसपोज यदि हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का पावर 44, एक तरह से तो वो सेम x टू पावर 44 बच जाएगा, यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, y टू पावर 44 बच जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को 44 क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो ये भी क्या हो गई, सिमेट्रिक हो गई। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, ऑप्शन सी पे विचार करना पड़ेगा। x4 ZQ माइनस ZQ x4, इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखना बेटा ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना ऑर्डर, तो ZQ का ट्रांसपोज इंटू x4 का ट्रांसपोज, ZQ का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, केवल ZQ, और x4 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का पावर 4, मतलब ये सिंपल x4 ही हो जाएगा, माइनस ऑफ x4 का ट्रांसपोज वही सिंपल x4 ही हो जाएगा, यहाँ ZQ का ट्रांसपोज ये सिंपल ZQ ही हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, नेगेटिव है, किसका, x4 ZQ माइनस ZQ x4 का नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। समझ गए बात को, ये क्या है बेसिकली, x4 ZQ माइनस ZQ x4 का नेगेटिव है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सेलेक्ट हो गया। सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, डी वैसे आपको दिख गया होगा कि ये भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी, फिर भी एक बार लिख लेते हैं हम, क्योंकि नेगेटिव है ना इसके, तो यहाँ पे माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है भाई, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी और डी सेलेक्ट हो गए, ए और बी हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है भाई। चल देखते हैं नेक्स्ट सवाल बेटा। इसके बाद क्या कहता है अगला सवाल हमारा, हमें दे रखी है एक मैट्रिक्स पी दे रखी है ना, अल्फा बिलोंग्स टू आर दे रखा है, हमें दे रखा है क्यू जो है क्यू आई जे इज ए मैट्रिक्स सच दैट पी क्यू इक्वल टू के आई के बराबर है, के बिलोंग्स टू आर है, के नॉट इक्वल टू 0, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और क्यू 2 3 जो एलिमेंट है, मतलब क्यू मैट्रिक्स का 2 3 वाला एलिमेंट है, वो कितना दे रखा है, माइनस के बाई 8 दे रखा है, और डिटरमिनेंट ऑफ क्यू भी दे रखा है आपको के स्क्वायर बाई 2। तो हमें इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। देखते हैं, काफी सारी जानकारी दे रखी है, एक तरह से कंफाइन करते हैं इन सब चीजों को एक साथ। पहले तो पी क्यू इक्वल टू के आई, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, डिटरमिनेंट ऑफ पी डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू के क्यूब के बराबर लिख सकता हूँ, आप बात समझ रहे हो। और डिटरमिनेंट ऑफ क्यू किसके बराबर है, के स्क्वायर बाई 2 के बराबर है, ठीक है।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना आ जाएगा, के स्क्वायर बाई 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली क्या बच जाएगा, 2k बच जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू तो दे ही रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी हमारे पास आ गया कितना, 2k के बराबर। अब थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझते हैं, तो मैं k की जगह यदि यहां पे ऐसे लिख दूं डिटर्मिनेंट ऑफ p बाय 2, देखना एक प्रॉपर्टी शायद आपको ध्यान आए, मैं कोशिश करता हूं वो आपको ध्यान दिलाने की। अब ध्यान आ रही है आपको, क्या प्रॉपर्टी है हमारी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। यदि वो प्रॉपर्टी है जो कि हम जानते हैं तो डेफिनेटली ये जो चीज है वो क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो चीज है वो क्या होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ये जो 2q है बेसिकली किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ p के बराबर है। किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ p के बराबर है। एडजॉइंट ऑफ p होता क्या है, ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है इस मैट्रिक्स का के कोफैक्टर से बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना होता है। ठीक है, हमें पूरी एडजॉइंट ऑफ q जो है एडजॉइंट ऑफ p निकालने की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल Q23 एलिमेंट के लिए मेहनत करने की जरूरत है। आप देखना जरा Q23 एलिमेंट जब हम निकालना चाहेंगे इस मैट्रिक्स Q का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है हम क्या करते हैं भाई, एडजॉइंट में ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या लेते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो बेसिकली ये एलिमेंट कब आया होगा, जब हमने 3-2 एलिमेंट यहां से कैलकुलेट किया होगा, तभी तो उसका ट्रांसपोज ये आया होगा। आप समझ पा रहे हो, मैं इसका केवल और केवल क्या लूंगा, 3-2 एलिमेंट को लूंगा, केवल इसका 3-2 एलिमेंट मतलब ये, इसका कोफैक्टर लेंगे। इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा बेटा, 3 अल्फा प्लस 4, क्या आ जाएगा बेटा इसका कोफैक्टर, 3 अल्फा प्लस 4 आ जाएगा, 3 अल्फा प्लस 4 यहां पे आ जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट मतलब वैसे तो ये एलिमेंट यहां पे आना चाहिए, लेकिन फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहां पे स्विच हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या बचा, 2q जो मैट्रिक्स है उसका ये एलिमेंट हमारे पास आ गया। हमारे पास Q23 दे रखा है, तो बेसिकली क्या कह सकते हैं हम यहां से, ये जो -k/8 है आपका, अच्छा साथ में नेगेटिव और लगेगा है ना, नेगेटिव भी लगेगा ना, क्योंकि इस वाले एलिमेंट के लिए ना 3-2 एलिमेंट का। ठीक है, हाँ, तो ये जो -k/8 है ये किसका वैल्यू आना चाहिए, इसका वैल्यू -2 ऑफ 3 अल्फा प्लस 4 के बराबर आना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं इसको, ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, नहीं सॉरी, ये जो है ट्वाइस इधर की तरफ आएगा, माय बैड। मतलब बेसिकली ये Q23 एलिमेंट, ये -k/8 तो इसका एलिमेंट है ना, तो -k/8 का ट्वाइस, एक तरह से -k/8 का ट्वाइस इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है भाई, यहां से रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास k इक्वल टू 4 इंटू 3 अल्फा प्लस 4 मतलब 12 अल्फा प्लस 16, एक रिजल्ट ये निकल के आता है। कहानी खत्म नहीं हुई अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ p का वैल्यू दे रखा है 2k, तो यहां से भी डिटर्मिनेंट ऑफ p का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहां से यदि हम डिटर्मिनेंट ऑफ p निकालना चाहें, 0 एक ही है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बार बार 0 बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक के थ्रू कर दो। जो C3 कॉलम है उसके थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, देखते हैं भाई क्या आता है। -2 के साथ क्या आएगा, -2 के साथ ये आएगा -10 -0 मतलब ओनली -10। ठीक है, फिर अल्फा के साथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा, और तो क्या बनेगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट इसका p का है ना भाई, यहाँ क्या बनेगा -15 प्लस 3 मतलब कि क्या बनेगा -12। सॉल्व करेंगे तो 12 अल्फा प्लस 20, 12 अल्फा प्लस 20 ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ p है ये, जो कि किसके बराबर है, 2k के बराबर है। तो एक रिलेशन और आ गया सिमिलर वे में कि k इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6 अल्फा प्लस 10 के बराबर होना चाहिए। अरे बात समझो, 12 अल्फा प्लस 16 और यहां से आ गया 6 अल्फा प्लस 10 के बराबर, ये वाली चीज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, के और अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देते, क्या बन जाता है 6 अल्फा इक्वल टू -6, तो यहां से क्या आ जाता है भाई हमारे पास, अल्फा इक्वल टू एक तो आ जाता है -1, अल्फा इक्वल टू -1 है, तो ये कितना आ जाएगा, के इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4 के बराबर, ये के है भाई है ना, अल्फा इक्वल टू -1 आ गया और के इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो अल्फा इक्वल टू -1 के इक्वल टू 4, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, अल्फा इक्वल टू -1 रखते तो -4 -4 -8 प्लस 8, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन। सी और डी ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ q, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ q। एडजॉइंट ऑफ q खुद का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ q का स्क्वायर, आप समझ रहे हैं, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2 टू पावर 9 आना चाहिए। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ p कितना है, 2k के बराबर, 2k माने 8, 8 माने 2 का पावर q। ठीक है, मैं 2 के पावर में लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो।
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू किसके बराबर है, के स्क्वायर बाई 2 के बराबर। के कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8, तो ये है 8 का स्क्वायर। तो बेसिकली ओवरऑल पावर कितनी हो गई यहां से, ये 3, 3, 2, 6 और 3 कितना हो गया 9, बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है। डी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल चेक करना ही पड़ेगा, क्या ऑप्शन है हमारे पास, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी, माने कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर। सॉल्व करना जरा इसको, क्यू क्या निकाला था अभी हमने 8 के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या निकाला था, डिटर्मिनेंट ऑफ पी भी किसके बराबर है भाई 16/2 8, 4 8, ये भी किसके बराबर है 8 के बराबर, 8 का स्क्वायर। यहां जरा देखना कितना हो गया, ये 3, यहाँ पे भी कितनी आ गई 6, यहाँ पे कितनी आ गई 2 टू पावर 9 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला सवाल हमें क्या कहता है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। इफ द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स, 2012 में बड़ा ही आसान सवाल पूछा गया था। एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स P इज दिस, इस मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स P है, उसका एडजॉइंट ये दे रखा है। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P, डिटर्मिनेंट ऑफ P की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ये जो है बेसिकली किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ P के बराबर है। तो यदि मैं चाहूं एडजॉइंट ऑफ P का डिटर्मिनेंट निकालना तो निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट करके, ज्यादा सॉल्व करने डायरेक्ट ही निकाल लो, सॉल्व ही कर दो, है ना। बेस्ट तो इसमें ऑपरेशंस लगा सकते हैं लेकिन फिर भी कर ही लो। ये 1 के साथ क्या आएगा, फर्स्ट वाली रो के साथ एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं, 1 के साथ क्या आएगा 3 - 7, 1 के साथ आ जाएगा -4, फिर -4 के साथ क्या आ जाएगा बेटा 6 - 7 मतलब कि -1, फिर नेक्स्ट वाले 4 के साथ क्या आ जाएगा बेटा 2 - 1 मतलब कि 1। सॉल्व करेंगे यदि इसको तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 4 बच जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P कितना आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ P जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ P का पावर n-1 मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ P का स्क्वायर 4 के बराबर है। यहां से सिंपल है कि डिटर्मिनेंट ऑफ P का वैल्यू या तो 2 होगा या फिर -2 होगा, 2 और -2 हमारे आंसर हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो कर लेंगे। कुछ कुछ प्रॉपर्टी डायरेक्ट वाले, कुछ तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही पूछी गई है। क्या बोला गया है, M और N हमारी दो मैट्रिक्स हैं 3x3 ऑर्डर की, तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई देगा, जो कि आपको क्लासेस में भी बताया जाता है कि यदि आपने एलएन की क्लासेस ज्वाइन करी है तो डेफिनेटली आपको बताया जाता है वहां पे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये रिवर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ एम एन दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एन, मतलब ये रॉन्ग दे रखा है। लेकिन पूछा क्या गया है, स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये करेक्ट हो गया ना, हम तो इस ऑप्शन को टिक करेंगे ना। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा गया है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सेलेक्टेड है। समझ गए बात को, ठीक है। रॉन्ग है लेकिन सेलेक्टेड है, ठीक है, मतलब एक तरह से फॉल्स है ना, फॉल्स है लेकिन ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Mn इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस M and N। Mn इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस M and N। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आए तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, सॉल्व करके देख लो। ऑप्शन नंबर सी में Mn का ट्रांसपोज करके देख लो। Mn का ट्रांसपोज क्या आएगा, N ट्रांसपोज M ट्रांसपोज। आपको दे रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स M और N, तो ये क्या आ जाएगा NM के बराबर। तो क्या Mn का ट्रांसपोज Mn के बराबर आया, क्या नहीं आया, Nm के बराबर आया। ये तो Mn और Nm बराबर नहीं है ना, तो Mn का ट्रांसपोज Nm के बराबर आया, मतलब कि Mn के बराबर नहीं आया। इस कारण से इसको हम इस ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स हो गया अगेन। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सेलेक्ट कर लिया हमने, नॉट ट्रू बोला गया ना। Mn - Nm इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस M and N। हालांकि ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्लासेस बताई जाती है, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। Mn - Nm का ट्रांसपोज आप करके देख लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है M और N, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N ट्रांसपोज M ट्रांसपोज, इसको रिवर्स कर देंगे ना, माइनस इस वाले को भी रिवर्स कर देंगे, सेकेंड वाले को भी, तो ये हो जाएगा M ट्रांसपोज और N ट्रांसपोज। ठीक हुई बात बेटा, M ट्रांसपोज और N ट्रांसपोज ये हो जाएगा।
तो दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ये क्या हो जाएगा NM माइनस MN, मतलब कि नेगेटिव ऑफ MN माइनस NM। तो ये क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई ना, बिल्कुल सही बात है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ट्रू है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। समझ गए बात को। ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं सिमिलर वे में। NTMN is symmetric or skew symmetric according as M is symmetric or skew symmetric। चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में, सिंपल फंडा है भाई, है ना। NTMN का ट्रांसपोज करके देख लेते हैं, रिवर्स कर देंगे, NTMT और NT का T माने कि N, तो NTMT और N ये किसके बराबर है, डिपेंड करेगा MT के ऊपर। यदि MTM हमारा सिमेट्रिक है तो ये खुद किसके बराबर हो जाएगा, NTMN इसके बराबर। यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस NTMN, मतलब इसके नेगेटिव के बराबर, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सही बात है कि ये टोटली M पे डिपेंड कर रहा है। M सिमेट्रिक है तो ये वाला मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक, M स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वाला मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, हेंस नॉट सेलेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी और डी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इस तरह से बेटा हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सवाल यहाँ इसके जो है मैट्रिक्स के पार्ट 1 के सवाल यहाँ पर फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड कंटिन्यू करेंगे हम सेकंड वाले पार्ट में। थैंक यू।